नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभी उसी क्रम में हमारी बात चल रही है। तो टीचर एम्पावरमेंट, अनलेस द टीचर इज एम्पावर्ड, जब तक हम एम्पावर्ड नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, तब तक हमारा सभी प्रयास सार्थक नहीं हो सकते। इसलिए अच्छे टीचर, एम्पावर्ड टीचर बनने के लिए हमें कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो टीचर एम्पावरमेंट पर आज हम चर्चा करते हैं। आपने एक उदाहरण देखा होगा कि जो एम्पावर्ड होते हैं वो कम ज्ञान पर भी अच्छा काम कर लेते हैं। जो मोटिवेटेड होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं वो कम ज्ञान पर भी बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एक बार रोम में ईसाई और यहूदियों में हमेशा संघर्ष रहा। तो रोम के पोप से कहा गया कि यहाँ से यहूदियों को भगाओ। यहूदी बहुत कम संख्या में हैं थे और उनको ईसाइयों से नहीं बनती है, तो हटाइए साहब, भगाइए। तो पोप जो था, पोप को जब ये सामने प्रस्ताव आया तो इतने सम्मानित पद पे था, बोले कि शक्ति के आधार पे किसी को भगा देना यह कोई न्यायोचित बात नहीं है, इसको लोग अच्छा नहीं कहेंगे। उनको निकाल भी दिया जाए और कुछ प्रयोग भी कर लिया जाए। तो जैसे अध्यापक तरह तरह के प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका एक प्रयोग हो सकता है। तो पोप ने कहा कि हाँ, प्रयोग ये है कि यहूदियों से ये कह दीजिए कि उनका सर्वोत्तम होशियार व्यक्ति हमसे शास्त्रार्थ करे। यदि वो शास्त्रार्थ में जीत गया यहूदियों का प्रतिनिधि, तो यहूदी यहाँ रोम में बने रहेंगे, और हार गया तो निकल जाएंगे, उन्हें जाना पड़ेगा। अब एक एम्पावर्ड, वहाँ सब चर्चा हुई, यहूदी बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन संख्या में कम हैं। लेकिन इस प्रश्न का, प्रस्ताव का बड़ा सरल आंसर था कि हम शास्त्रार्थ भी किससे कर रहे हैं? पोप से। निर्णायक कौन होगा? पोप। आदेश कौन देने वाले हैं? पोप। तो हमारी हार तो निश्चित है। इसलिए यहाँ से भगाने का ये बड़ा स्किलफुल तरीका बना रखा है। यहाँ से हमें भागना ही है। तो यहूदियों में बहुत होशियार लोग थे, कोई तैयारी नहीं हुआ। जब इस चर्चा बातचीत को एक झाड़ू लगाने वाला सुन रहा था, तो बात आती है कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट की। तो जो झाड़ू लगाने का, साफ सफाई का काम करता था, तो उसने अंत में जब पूरी सभा सन्न हो गई, पूरी सभा सोच में पड़ गई, कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो उसने कहा साहब जब कोई नहीं जा रहे हो तो मैं शास्त्रार्थ करने चला जाऊंगा कल पोप से। तो बोले अरे तू क्या करेगा, झाड़ू लगाने वाला, तू सफाई करने वाला, तू पोप से क्या शास्त्रार्थ करेगा? बोले नहीं साहब, कर लेंगे हम, हमें कॉन्फिडेंस है। और एक झाड़ू लगाने वाला पोप से शास्त्रार्थ करने पहुंचा। पोप से शास्त्रार्थ करने पहुंचा, वहाँ सारे ईसाई बैठे, इतना अच्छा मंच सजा है, सब लोग सोच रहे थे यहूदियों का कोई ग्रेट इंटेलेक्चुअल आएगा यहाँ पर शास्त्रार्थ करने। तो सब लोग बड़े इंतजार में थे, बड़े उत्सुक थे। अंत में ये झाड़ू लगाने वाला बड़ा सामान्य पर्सनैलिटी का व्यक्ति वो वहाँ पहुँच गया। उसने बातचीत शुरू हुई। पोप तो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, पूजित हैं, तो वो वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की। बातचीत में उन्होंने एक उंगली उठाई, तो इस झाड़ू लगाने वाले ने, जैसे हमारे यहाँ विद्युत्मा और कालिदास का प्रसंग वैसे ही है, तो पोप ने जब एक उंगली उठाई तो इस झाड़ू लगाने वाले ने 3 उठाई। पोप बोला वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, बिकॉज एक्सप्लेनेशन बाद में होगा। दूसरा, उसने फिर पोप ने हाथ ऊपर को उठाया, उस झाड़ू लगाने वाले ने जमीन पे हाथ मारा, थ्राइस, 3 बार। तो पोप अब तो बड़ा इम्प्रेस्ड, बोले ये तो जीत गया साहब। पोप के संकेतों का आंसर उसने दे दिया। पोप ने कहा अब तो हमारी हार हो गई, यहूदी यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो उसने अंत में एक फिलोसॉफिकल एक और क्वेश्चन तैयार किया, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाया।
अपनी जेब से एक सेब निकाला। तो जब पोप ने सेब दिखाया तो ये झाड़ू लगाने वाला भी अपनी रोटी मोड़ के रखता था दबा करके, गरीब आदमी, तो उसने अपनी रोटी निकाली, पूरी रोटी घुमा दी, दिखा दी। पोप ने सेब दिखाया, झाड़ू वाले ने रोटी दिखाई। पोप ने कहा ही इज विनर, ये जीत गया, अब यहूदी रोम से नहीं जाएंगे। सारे विद्वान बोले कि ये साहब कुछ समझ में तो कुछ आया ही नहीं, ये जीत कैसे गया? बोले कि अरे बड़े टिपिकल क्वेश्चन थे हमारे। हमने पूछा गॉड इज वन, उसने क्रिश्चियनिटी का सिद्धांत हमारे ऊपर ही थोप दिया, ट्रिनिटी इन क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों में ट्रिनिटी का सिद्धांत है। तो उसने मुझे ही मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया मेरे प्रश्न का। मैंने कहा गॉड इज वन, उसने कहा ट्रिनिटी इन क्रिश्चियनिटी, तो मैं क्रिश्चियनिटी का पोप हूँ, मैं इससे बढ़िया आंसर और मुझे क्या मिलेगा? फिर मैंने कहा जाओ ये ब्रह्मांड है एक। बोले नहीं साहब, अंदर पाताल भी है, 3 लोकों का सिद्धांत है, ये केवल आकाश ही नहीं है, ये धरती है, इसके नीचे पाताल है, 3 लोक हो गए। मैं तो उसके इन 2 आंसर से ही हार गया। फिर मैंने थोड़ा कठिन आंसर पूछा, मैंने सेब निकाला, मैंने कहा इस पे ये हार जाएगा, लेकिन वो बड़ा चतुर था, वो रोटी रख के लाया था। हमने कहा पृथ्वी सेब की तरह है, उसने कहा नहीं, ये जीसस क्राइस्ट ने कहा है पृथ्वी रोटी की तरह चपटी है। जीसस क्राइस्ट ने यही कहा है कि पृथ्वी रोटी की तरह है। ये तो गैलीलियो ने बाद में आविष्कार किया कि पृथ्वी ओवल है, गोल है। बहुत दिन ईसाइयों ने कहा कि जो बात जीसस क्राइस्ट ने कही वो कभी झूठी हो नहीं सकती। उन्होंने कहा चपाती की तरह गोल है पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं। तो बहुत दिनों तक ईसाई इस कन्फ्यूजन में रहे कि जीसस क्राइस्ट ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल परम सत्य है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने जो भौगोलिक बातें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, उस समय जैसी हैं वैसी बताएंगे। उनकी अंदर की जो इंट्यूशन की बात है वो सही होती है। ये बात टीचिंग पे भी लागू होती है, टीचिंग पे भी लागू होती है कि अभी हम टीचर एम्पावरमेंट 4 साल पहले पढ़ाया, उस समय का टीचर एम्पावरमेंट आज का नहीं हो सकता। हम जब ये मान लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने ईसाइयत में, बाइबल में जो बोल दिया वो परम सत्य है, ये नहीं होता है। बहुत दिन तक ईसाइयत कन्फ्यूजन में कि अगर जीसस क्राइस्ट को गलत कहते हैं तो हम क्रिश्चियन नहीं हैं, और अगर गैलीलियो को प्रैक्टिकल देखते हैं तो गैलीलियो से बड़ी घृणा की। बाद में किसी ने, पोप ने कहा कि देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से बताई हुई बातें बदलती रहती हैं, उनको मत थोपिए क्राइस्ट पे। तब लोगों की समझ में आया है। ये बात मैंने टीचिंग से क्यों जोड़ी कि टीचिंग में भी यही होता है एग्जैक्टली। अगर हम पृथ्वी, क्राइस्ट ने कहा है चपाती की तरह गोल है, लेकिन पोप संतुष्ट हो गए क्योंकि यहूदी क्रिश्चियनिटी के आधार पर आंसर दे गया तीनों। पोप बड़े प्रसन्न हो गए। यहूदियों को ईसाई अच्छे लगते नहीं हैं, उन्होंने कहा ही इज विनर। अब वो आदमी बड़े गया लौट के, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका माइंड सेट ऐसा नहीं था कि मैं जीत के आया हूँ या मैंने कुछ कहा है। तो सारे यहूदी बड़े खुश हुए, तूने तो कमाल कर दिया, क्या भाई तू पोप को हरा के आ गया? बोले कुछ नहीं, बकवास थी। बोले फिर भी तो बताओ तो क्या था? कि उसने हमसे कहा था कि ऊपर हाथ उठाया, यहूदियों भागो। मैंने कहा यहीं ज़मीन में गड़ा दूंगा तुमको, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। मैंने ज़मीन पर हाथ मार दिया, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं था। वो हमें भगाएगा ऐसे तो हम उसको गाड़ देंगे ज़मीन में। बोले अच्छा, इस पे वो खुश हो गया? बोले हाँ। फिर उसने कहा यू, 1 उंगली उठाई, उन्होंने कहा मार दूंगा। मैंने कहा मुझे तो 3, यू डेड थ्राइस, मैं तुझे 3 बार मार दूंगा। तो झाड़ू वाला कह रहा है कि मैंने तो उसके संकेतों के आंसर दिए थे। फिर उसने निकाला सेब, मैंने कहा ये अपना लंच कर रहा है, मेरी रोटी बनी रखी थी, मैंने अपनी रोटी निकाली। ये तीनों आंसर क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी से फिट बैठ गए, लेकिन झाड़ू लगाने वाले को कोई ज्ञान नहीं था। कभी कभी हमारे शिक्षण में भी ऐसी गलतियां होती रहती हैं। हम कभी कभी ऐसे आंसर लिखवा देते हैं पुराने रीति रिवाज के आधार पर, किताब में लिखे होने के आधार पर। बच्चा आहत होता है और वो कहता है कि हमारे सर ने ये जो आंसर लिखवाया तो झाड़ू लगाने वाले का कोई आंसर ठीक नहीं है, सब रिएक्शन था। लेकिन रिएक्शन में एक्शन क्यों हो गया? क्योंकि उसकी एप्लीकेशन ठीक बैठ गई। अब जो एम्पावर्ड होता है
वह एम्पावर्ड व्यक्ति कुछ नहीं जानता था, उसने कहा आई कैन डू, मैं करूँगा इसको। यहूदियों का अपमान की बात आ रही है, यहाँ से भागने की बात आ रही है, तो अंतिम प्रयास करूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर प्रयास किया और उसको सफलता मिल गई। ऐसे इस प्रसंग के बाद एम्पावरमेंट की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एम्पावरमेंट जब होता है तो हम जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। है बात ऐसी कौन सी होती नहीं उनके किए, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। पहले एक कर्मवीर कविता होती थी मैथिली शरण गुप्त की, उसकी ये पंक्तियाँ हैं कि जो एम्पावर्ड होते हैं वो जंगल में मंगल कर देते हैं, वो सामान्य बात को असामान्य। तो इसकी डेफिनेशन है ना, एम्पावर्ड टीचर्स आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। जो एम्पावर्ड टीचर हैं वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं पर उनके डिटर्मिनेशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इसलिए वो हो जाते हैं। तो एम्पावरमेंट, रियलाइजेशन ऑफ स्किल एंड कैपेसिटी। सबसे पहले एम्पावरमेंट किससे होता है? अपना आत्म सशक्तिकरण, कि हम अपनी स्किल और कैपेसिटी को पहचानें। तो उस झाड़ू वाले ने अपनी कैपेसिटी पहचानी, यस आई कैन डू। प्रोवाइडिंग राइट, एम्पावरमेंट हमें अधिकार मिलने से भी होता है। एनेबलिंग टेक डिसीजन, जब when I am empowered to take the decision, I will be empowered. Teacher empowerment, it means investing teacher with right to participation and determination. टीचर का एम्पावरमेंट कहाँ से होता है कि थोड़ा सा देखिए, जब टीचर का पार्टिसिपेशन डिटर्मिनेशन के साथ होता है। मैंने अभी कथा सुनाई थी कि मैं जाऊँगा, मैं पार्टिसिपेट करूँगा, झाड़ू वाला विनर हो गया। स्कूल गोल्स एंड पॉलिसीज टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट अबाउट when the teacher is goal set, he is the part of policies and he is the part of professional judgment. जब विद्यालय की गतिविधियाँ, अब ये NEP 2020 है, इसका आप देखेंगे अधिकांश लोगों ने वेलकम किया है, क्योंकि लाखों में सुझाव मांगे गए। 2.5 लाख गांव में जाना हुआ, 6000 ब्लॉक में वर्कशॉप हुई, उस क्षेत्र के शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया। जो प्रत्यक्ष आए वो प्रत्यक्ष, जो नहीं आए उनको अप्रत्यक्ष पोर्टल पे सुझाव मांगे गए। तो जब हम पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं तो हमारा एम्पावरमेंट हो जाता है। व्हाट एंड हाउ टू टीच, अध्यापक का एम्पावरमेंट होता है कि हम क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। जब क्या पढ़ाते हैं तो सिलेबस का पता चलता है, कैसे पढ़ाते हैं तो टीचिंग पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग स्किल का पता चलता है। इसलिए ये काम टीचर एम्पावरमेंट हो गया है। एम्पावरमेंट इज कोरिलेटेड, एम्पावरमेंट का संबंध किससे है? अभी मैंने पहले बताया पहली वाली स्लाइड में कि जब हम पार्ट बनेंगे, जब हम पार्ट एंड पार्सल होंगे, जब हम व्हाट और हाउ का अंतर समझेंगे तो हमारे पास अपना एक नया ट्रैक बनेगा और हमें लगता है दिस इज़ माई टास्क, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, ये मेरा काम है, मुझे किसी आदेश का पालन नहीं करना है, ये मेरा अपना काम है। तो एम्पावरमेंट इज कोरिलेटेड टू टास्क मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन। एम्पावरमेंट के 2 ही तरीके हैं कि टास्क मोटिवेशन, जो काम मिला उससे मेरे को मोटिवेशन हुआ। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक बार एक काम मिला कि आपको एक वंदना सभा में बोध कथा सुनानी है पहली बार। तो पहली बार बोध कथा सुनाना मेरे लिए हरकुलियन टास्क था, कैसे सुनाऊं, और बड़ी तैयारी की 7-8 दिन। संयोग से वो बोध कथा अच्छी हो गई और मैं मोटिवेटेड हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे वक्ता हो गया। तो टास्क मोटिवेशन, जब टास्क अच्छा हो जाता है तो मोटिवेशन होता ही है। और फिर सेल्फ मोटिवेशन, हमारा सारा समय दूसरों की कमियां निकालने में या दूसरों को मोटिवेट करने में लगा रहता है, हम अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते।
हम जैसे हैं, हम जहाँ हैं वहाँ अपने से प्रश्न करते रहें। हम दूसरे की प्रशंसा करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, अपनी निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करते और प्रशंसा भी नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ हैं ही नहीं। इसलिए अब जो टीचर सेल्फ एप्रिसिएटेड हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, जब कोई हमारा एप्रिसिएशन करे तभी हम मोटिवेट होंगे, नहीं किया किसी ने तो हम सेल्फ एप्रिसिएटेड हो गए, सेल्फ मोटिवेटेड हो गए। यस आई डिड माई बेस्ट, मैंने बहुत अच्छा किया, इससे मोटिवेशन हुआ। जब मेरे टास्क का आउटपुट अच्छा आया तो आई एप्रिसिएटेड माई सेल्फ। इसलिए जब क्लास में अच्छी क्लास कोई अध्यापक सभी पढ़ाते हैं, वो क्लास में स्टाफ रूम में जा कहते हैं आज तो मज़ा आ गया। तो अच्छा पढ़ाने के बाद उनको सेल्फ मोटिवेशन हुआ। क्लास का कोई बच्चा कहने थोड़ी गया स्टाफ रूम में कि सर आज आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्लास का कोई बच्चा बाहर मिलेगा तो कहेगा तो ठीक है, ना कहेगा तो ठीक है, हमने थैंक्स गॉड आज बहुत अच्छा पढ़ाया। तो सेल्फ मोटिवेशन। स्ट्रेटेजी फॉर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसका थोड़ा विचार। रेजिंग स्टैंडर्ड्स एवरी डे, कंपेयर विद योर सेल्फ। एवरी डे न्यू रेज कम फ्रॉम द विंडो। हर दिन एक नई किरण आती है, तो हम भी एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करें। 25 साल से पढ़ा रहे हैं मर्सी पोयम, तो मर्सी पोयम में हर साल मैंने कुछ नया जोड़ा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्सी, पिटी, काइंडनेस। चार्ट बनाइए, एम्पैथी, सिंपैथी। टीचर्स लाइसेंस, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, छोड़ दीजिए। टीचर्स लाइसेंस्ड, उसका प्रमाणन हो। जब वो प्रमाणित होता है तो भी मोटिवेशन होता है। एनहेंसिंग स्टेटस एंड प्रैक्टिस। एनहेंसिंग स्टेटस, एवरीडे एनहेंसमेंट हम कर रहे हैं, हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। जो हम कल थे आज उसको थोड़ा एनहेंस किया है हमने। पहले हम 35 मिनट बोलते थे, अब हम 30 मिनट पर आ गए, 25 पर आ गए, अब हमारे बच्चे ज़्यादा बोलने लग गए। आई चेंज्ड, वो कहते हैं ना, मैंने एक पोयम ध्यान में आ रही है। छोटा सा बच्चा कहता है, सीबीएसई की एक बुक थी छोटी सी, नोइंग चिल्ड्रन बेटर, बच्चों को कैसे जाना जा सकता है। तो एक बच्चे का सुंदर चित्र बनाया है, वहाँ उसके नीचे लिखा है टीच मी टू वॉक एंड आई शैल रन। मुझे आप टहलना सिखा दो, मैं दौड़ लगा दूंगा। टीच मी टू हियर एंड आई शैल लिसन। मुझे सुनना सिखा दो, मैं लिसनिंग तो अपने आप कर लूँगा। टीच मी टू सिंग एंड आई शैल रिजॉइस। मुझे, हे मेरे अध्यापक, मुझे गीत सिखा दो, मैं रिजॉइस, परम आनंद की अनुभूति तो मैं खुद ही कर लूँगा। इसके बाद जो बात लिखी है वो बड़ी वंडरफुल है। When I do not learn the way you teach, when I do not learn the way you teach, जब आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं मैं उसको न समझ पाऊँ तो टीच मी द वे आई कैन लर्न, तो आप मुझे मेरे उस ढंग से पढ़ाइए जिससे मैं सीख सकूँ। ये बात जो है वो है एनहेंसिंग स्टेटस एंड प्रैक्टिसेस। इसके लिए when I have to follow the way so that my student, my learner can learn, मेरा विद्यार्थी सीखे उसके लिए मुझे मेथड बदलना है। तो क्या करना है? एनहेंसमेंट ऑफ स्टेटस एंड प्रैक्टिसेस। तो हमें स्टेट और प्रैक्टिस को बदलना पड़ेगा। इंक्रीजिंग प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ मोटिवेशन। इसलिए टीचर के काम को, इसको नौकरी नहीं कहा है, यह सेवा है, यह वृत्ति है, यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति है। जब प्रवृत्ति बनती है नेचर, तो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी इसमें बहुत है। हमें मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साहब कि आपको 4 की जगह 8 पीरियड पढ़ाने कह सकते हैं,
हमको क्या करना है, आई एम फ्री इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, तो टीचिंग स्किल, क्वेश्चन फ्रेमिंग, इंटरेक्शन, टॉकिंग, पेडागोजी, इस सब में तो हम स्वतंत्र हैं। आई एम ऑटोनॉमस। वहाँ ना हमारे प्रिंसिपल साहब होते हैं, ना हमारी मैनेजमेंट होती है। तो हमें जो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी है इसको रिच करना है। जब ये रिच हो जाएगी तो हम मोटिवेटेड होंगे ही और बच्चे भी अप्रिशिएट करेंगे। प्रोवाइडिंग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव्स, जब हमको आंतरिक और बाह्य इस प्रकार के इंसेंटिव्स और मिलते हैं तो मोटिवेशन होता है। तो एक्सट्रिंसिक और इंस्टिंक्टिव, ये जब इंसेंटिव्स मिलते हैं, कभी सैलरी है, कभी एप्रिसिएशन है, कभी सर्टिफिकेट है, कभी अवार्ड है, इनसे भी मोटिवेशन होता है। अपग्रेडिंग पॉलिसीज, तो मैंने वहाँ कहा था इंक्रीजिंग फील गुड फैक्टर, ये सब करके मुझे अच्छा लगा। फील गुड फैक्टर अच्छा लगा तो मैं मोटिवेट हो गया। ये सारे मोटिवेशंस, एम्पावरमेंट, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को मिला करके हैं। छोटी सी बात है, एक इंक्रीमेंट मिला, 1 साल के लिए मोटिवेटेड हो गया। एक प्रशंसा मिली, 1 साल के लिए मोटिवेटेड हो गया। किसी ने आज तारीफ कर दी तो दिन भर खुश रहा, किसी के साथ खाना खा लिया तो दिन भर खुश रहा, एम्पावरमेंट हो गया। अब एम्पावर्ड टीचर्स हैज, एक एम्पावर्ड मोटिवेटेड टीचर में क्या क्या चीजें होती हैं। एम्पावर्ड टीचर हैज नॉलेज, नॉलेज में प्रोफेशनल कम्युनिटी, एजुकेशन पॉलिसी, सब्जेक्ट एरिया। एक अच्छे अध्यापक में नॉलेज क्या होना चाहिए, तो जैसे हम नॉलेज बोलते हैं तो हमारा कहते हैं सीधा विषय ज्ञान। केवल इतना ही नहीं है, विषय ज्ञान से हटकर मेरी क्लास के कितने बच्चे गांव से आते हैं, कितने शहर से आते हैं, कितने के माता पिता दोनों हैं, किसने न अपने पिता खो दिया, अनफॉर्चुनेटली ट्रेजिडी हो गई, कितने की घर में माता नहीं है, कितने गरीबी की रेखा से नीचे हैं, किनके घर में कलह क्लेश है, किसको शारीरिक समस्या है। जब हमें पूरी कम्युनिटी की जानकारी होती है अपनी क्लास की, तब बच्चों से इमोशनल बॉन्डिंग होती है। और उससे हम जब बच्चों को उनके स्तर पे जाके देख लेते हैं तो बच्चा लगता है कि ही इज़ माई पैट्रन, ही इज़ माई गार्जियन, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई गाइड। जब ये भाव बन जाता है तो एम्पावरमेंट हो जाएगा ही। एजुकेशन पॉलिसीज, एम्पावरमेंट के लिए अब पिछले 1.5 साल से NEP 2020 की चर्चा चल रही है। हमने उसका एक विज़न अगर याद कर लिया होता, जब ड्राफ्ट में विज़न लिख के आया था, तो छोटी सी बात है एम्पावरमेंट की, हमने उस विज़न को याद किया। NEP 2020 envisions an India-centered education system which contributes directly the transformation of nation's sustainability into an equitable, knowledge vibrant society while providing education to all। इतने सुंदर शब्द हैं, इनको मैंने पढ़ा, याद कर लिया और बोला तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है। जहाँ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी है, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, वो सबके लिए है। जहाँ भारत में भारत की आधारित शिक्षा होगी, ऐसी NEP 2020 राष्ट्रीय होगी और मेरी अपनी होगी।
इस छोटे से विजन को याद करने के बाद मन में भाव बना, ये एक एम्पावरमेंट हो गया। फिर 4 लोगों को और सुनाया, उन्होंने कहा वंडरफुल, और एम्पावरमेंट हो गया। एजुकेशन पॉलिसीज जितनी हैं, शिक्षा नीति से हम अपने को अपडेटेड रखते हैं तो हम एम्पावर्ड टीचर हो जाएंगे। अप्रोच, टीचर जो मोटिवेटेड टीचर होता है उसकी अप्रोच पॉजिटिव होती है। हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखना, विवाद में न पड़ना। किसी ने कहा आपने आज बहुत गड़बड़ कर दी, हाँ शायद हो गई होगी भाई साहब, बात खत्म। हम वहाँ कहते हैं क्या कहते हो, हमने कोई गड़बड़ नहीं की, विवाद शुरू हो गया। मैक्रो, माइक्रो की जगह मैक्रो थिंकिंग होनी चाहिए, बृहद दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण। जब व्यापक दृष्टिकोण हम देखते हैं तो ये बात पक्की है कि जीवन में सब जगह संतुलन रहता है। अगर मुझे किसी ने एक गाली आज दी है तो कल मेरी प्रशंसा करने वाला भी कोई न कोई आएगा ही। इसीलिए जब हम व्यापक दृष्टिकोण में देखते हैं तो कुछ दिन खराब समय आए कैलेमिटी के तो कुछ प्रॉस्पेरिटी के भी आएंगे ही। जब व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सुख और दुख दोनों का हम स्वागत करने की स्थिति में आ सकते हैं। नहीं तो दुख आया तो रो दिए, सुख आया तो हंस दिए। इसके कारण से गड़बड़ हुई। तो एम्पावर्ड शिक्षक पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, पॉजिटिव अप्रोच, और मैक्रो अप्रोच रखता है, व्यापक, तो उसका काम चल जाता है। अवेयरनेस, अवेयरनेस में प्रूफ, ड्यूटीज़ और गोल। वो अपने काम, शिक्षक का काम क्या है कि प्रूफ, किसी भी चीज़, क्योंकि जब तक विद्यार्थी हमारे प्रूफ नहीं देख लेते, हम कहते हैं प्लीज़ कम इन टाइम, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद नहीं आते, तो बच्चा क्या होगा, एम्पावर्ड नहीं होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा। तो वो देखता है कि माई सर ऑलवेज कम्स इन टाइम, ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम, ही इज़ वेरी गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, तो वो फिर वैसे ही बनते हैं। ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों का बोध। अब NEP 2020 के संदर्भ में बातचीत चल रही है तो आपको आश्चर्य होगा कि NEP 2020 में इतने हमारे दायित्व बढ़ गए कि उससे हम ओवरवर्कड हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे। एक सोच। दूसरी सोच क्या है, अरे वाह, स्कूली शिक्षा में इतने सुधार आ गए कि 6 साल तक का बच्चा गीत गाएगा, क्लास फर्स्ट सेकंड का बिना किताब के, बिना बस्ते के स्कूल जाएगा और ज़बरदस्त पढ़ेगा। हम जर्नलिस्ट टीचर होंगे, हमको मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच से अन्य विषयों का भी ज्ञान होगा। हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नए फ्रंट्स बनाएंगे। हम हर एक बच्चे को कौशल विकास होगा, कक्षा 6 से ही कौशल विकास होगा। स्ट्रीम का कंपल्सन नहीं होगा, विषयों की चॉइस की छूट होगी। परीक्षा केवल अंकों के कारण से स्ट्रेस बढ़ाने वाली नहीं होगी। हर दिन हर क्लास में इवैल्यूएशन होगा, असेसमेंट होगा। जब इतनी बातें दिमाग में आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को फिर डिफाइन करेंगे। एक एक टास्क को लिया, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट लिखी, उसके आगे ड्यूटी बना दी कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करने के लिए ये काम करूँगा। हमारा सोचने का जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बड़ा हो गया, हमको ज़्यादा काम करने का अवसर मिला। गोल्स, सभी को टीचर्स, हम स्टूडेंट्स का तो गोल तय करवा देते हैं कि मेरा गोल, मेरा लक्ष्य निर्धारण, लेकिन हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। हम जब अपने गोल्स सेट करेंगे तो इस वर्ष क्लास में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर लिखवाऊंगा। हर बच्चे के लिए एक वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत उसको एक एक काम अवश्य करवाऊंगा।
मैं विद्यालयी क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलापों के अलावा मैं 5 नई पुस्तकें जरूर पढ़ूंगा, अपनी प्रिय पुस्तक के नोट्स बनाऊंगा, मैं 5 अच्छी कविताओं का संकलन करूंगा, 5 अच्छी कविताओं को याद करूंगा, मैं पोइट्री कंपोजिशन का खुद प्रयास करूंगा, मैं जो विषय मेरे नहीं हैं उनके जनरल नॉलेज के 50-50 प्रश्न याद करूंगा। जब मैं अपना गोल सेट कर लेता हूँ, गोल्स, तो हमारी अवेयरनेस गोलफुल है, ड्यूटीफुल है, प्रूफुल है। कनेक्टिविटी, an empowered teacher is connected with peer groups, management and principal। जब एम्पावर्ड टीचर होता है तो उसके जितने पीयर ग्रुप्स हैं और टीचर्स हैं, जितनी फैकल्टीज हैं, जितने अभिभावक हैं, उन सब से उसे बात करने में कोई संकोच नहीं लगता, उनसे बात करने में कोई उसे झिझक नहीं लगती। दूसरे उसे उल्टा अच्छा लगता है कि 5 अभिभावकों से बात की, 5 बच्चों से बात की, 5 मित्रों से बात की, 5 शिक्षकों से बात की, और धीरे धीरे जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल, वो ऐसा एम्पावर्ड टीचर, क्रियाशील अध्यापक, वो उनका भी निकट हो जाता है। जब निकट हो जाता है तो तनाव नहीं बनता। हमारे सारे झगड़े होते हैं कम्युनिकेशन गैप से। 80% झगड़े हैं, जो दुख हैं, वो हमने 2 चीज़ों से बुलाए हैं, गैप ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन। जब हम प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है तो जो मैनिपुलेशन वाली सूचनाएं आती हैं, उन सूचनाओं की वजह से हमारा काम गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। तो व्हेन वी आर इन कांटेक्ट विद द मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल, we can be empowered. This is also the process of empowerment. Next, empowered teachers is able for, अब जो टीचर एम्पावर्ड है, जो मोटिवेटेड है, जिसका उत्साहवर्धन हो चुका है, वो क्या कर सकता है, उसका पार्टिसिपेशन, ही इज ऑलवेज एबल टू पार्टिसिपेट। वो किसी भी कार्यक्रम में प्रसन्नतापूर्वक सहभागिता करेगा, हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। जब हमारे और हमारे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और पीयर ग्रुप से रिलेशन ठीक नहीं होते हैं तो अरे छोड़ो क्या करना, और जब रिलेशंस ठीक हैं, कम्युनिकेशन गैप है नहीं, बीच में कोई मैनिपुलेशन है नहीं, तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर पार्टिसिपेशन एंड रेडी फॉर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। फिर When there is harmonious, जब आत्मीयतापूर्ण वातावरण होता है तो स्कूल के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं बिना परमिशन के भी यूज कर लूँगा, क्योंकि आई एम एम्पावर्ड। एंड एम्पावरमेंट इज टू व्हेन द लव ऑफ पावर इज ओवरकम बाय द पावर ऑफ लव। 2 चीज़ें हैं, पावर ऑफ लव एंड लव ऑफ पावर। तो the power of love overcomes love of power, we becomes empowered. Power of love overcomes the love of power. कुछ लोगों के साथ पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, इस बात का ही लव बना रहता है, तो लव ऑफ पावर खराब है। पावर ऑफ लव, दूसरों के प्रति लव करने की जो पावर है, वो पावर, when the power of love overcomes the love of power, we become empowered। तो हम empowered हो जाते हैं, और जब empowered हो जाते हैं तो coping up with new challenges। NEP 2020 is full of new changes and challenges। Only 20% people welcome new changes and challenges। ये नियम है कि केवल
20% लोग हैं नए जितने परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वीकार करते हैं। 80% दे आर ऑलवेज फियरफुल, सस्पेक्टेड, उन्हें डर लगता है, अरे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अब तक की बहुत शिक्षा नीतियाँ आई उनमें ही कुछ नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा। लेकिन एम्पावर्ड व्यक्ति 20% में होता है, वो कहता है आई एम एबल टू कोप अप विद चेंजेस एंड चैलेंजेस। एडॉप्टिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो शिक्षा की नई नई तकनीकियों का प्रयोग करता है। वो ही इज़ नॉट हेजिटेटेड, उसे झिझक नहीं होती है। जब परिवर्तन है तो नई चीज़ें हमें डेवलप करनी है और हम उनको फॉलो करेंगे। फैसिलिटेशन फॉर हिमसेल्फ, स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। ही फैसिलिटेट नॉट ओनली हिमसेल्फ, वह अपने को फैसिलिटेट करता है। नई अच्छी किताबें खरीदूंगा, शब्दकोश अच्छा नहीं है नहीं खरीदूंगा, हम अपने कुछ ऐप्स डाउनलोड करने हैं करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ फ्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैं वो मैं मैनेज करूंगा, चैनल्स को देखूंगा, अपने स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा। तो जो व्यक्ति फैसिलिटेटर हो जाता है, अपना फैसिलिटेटर हो जाता है अपने स्टूडेंट्स का, तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर लेता है। एक्वायरिंग मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंस ऑफ कंटेंटमेंट इज बिग अचीवमेंट। जिनके पास संतुष्टि का भाव होता है वे ही एम्पावर्ड हैं, वो ही मोटिवेटेड हैं। जब तक संतुष्टि नहीं है, हम जितनी चीज़ें संसार में देखते हैं, हम दूसरे की तरह चीज़ों को लेना रखना चाहते हैं तो हमको तृष्णा होती है, लोभ होता है, और सभी का जड़ में है लोभ विराजमान। तो वो जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला व्यक्ति होता है अपने जॉब का, हम जो हैं, करेक्टर इज डेस्टिनी, वॉट एवर आई हैव कलेक्टेड इन माई करेक्टर दिस इज रिपेड। यही हमको मिला है, बहुत मिला है, अगले बार के लिए अच्छा करना है। तो यही अपने भारतीय संस्कृति है, जो पहले किया वो अब मिला है, अब करोगे फिर मिलेगा, तो अब मैं अच्छा करूं, संचय करूं शुभ कर्मों का। तो सेंस ऑफ मैक्सिमम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जब रहता है तो व्यक्ति एम्पावर्ड होता ही है। थिंकिंग ओरिजिनल, मूल विचार करना। जब हम क्रियाकलाप करते हैं और मूल से हट जाते हैं, या तो हम इन्फीरियर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ गड़बड़ होती है। इसलिए मूल स्वभाव में रहते हुए वी शुड थिंक ओरिजिनली, वी शुड थिंक ग्लोबली एंड वी शुड वर्क लोकली। इसका मतलब क्या है कि हमारा चिंतन विश्वव्यापी है, हम और चीज़ों को भी ऐड करते हैं बट फोकस ऑन लोकल नीड। इसलिए नीड बेस्ड ही टीचिंग हो, नीड बेस्ड ही हमारी एक्टिविटीज हों। प्रॉब्लम्स इन एम्पावरिंग टीचर्स, ये एम्पावरमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनको देख लेंगे तो जल्दी। स्टैग्नेशन, दिस इज बिग प्रॉब्लम, कि हमने 20 साल से पढ़ा लिया है, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हमारा रिजल्ट 15 साल से अच्छा है, हमें क्या ज़रूरत है। ये स्टैग्नेशन है। हमें सोचना क्या चाहिए कि हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हर साल बच्चे तो नए आ रहे हैं। हमारा 10वीं 12वीं का बोर्ड का परीक्षा फल बहुत अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, बट स्टूडेंट्स चेंज एवरी ईयर। बच्चे तो हर साल बदल रहे हैं, पढ़ाने की पद्धति बदल रही है, कभी कभी सिलेबस भी बदल रहा है, प्रश्नों की पेडागोजी बदल रही है, मार्किंग स्कीम बदल रही है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो हम इस स्टैग्नेशन में अगर काम करते रहेंगे तो एम्पावर्ड नहीं होंगे। वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस भी ये किसी व्यक्ति को डीमोटिवेट कर देती हैं, एम्पावरमेंट की जगह पर डिस्करेज कर देती हैं।
तो वर्किंग कंडीशन भी सूटेबल हो, समय के साथ साथ टेक्नो फ्रेंडली व्यवस्थाएं हों, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट है, बच्चे भी सपोर्टिंग हैं। जब ये हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो हमारी लर्निंग अच्छी होगी। पॉलिसीज़ भी डिस्करेज करती हैं। कभी कभी कुछ सरकारी या प्रबंध मैनेजमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक न होने से हमें बड़ी दिक्कत होती है, हम एम्पावर्ड नहीं होते। इतना डिस्करेज, बार बार कोई टोकता रहे, नीति खराब आती रहे तो गड़बड़ होगी। एक्नॉलेजमेंट, जब कोई अच्छा टीचर है और उसको रिकग्निशन और पैट्रोनाइजेशन ना हो तो भी काम नहीं होता। हमने एक कथा, उसमें क्लास 10th में एक लेसन था, स्वामी हरिदास जी महाराज और तानसेन जी। तानसेन जी दरबारी कब थे? अकबर के। उनकी एक्नॉलेजमेंट थी। स्वामी हरिदास जी महाराज अपने लिए गाते थे, वो किसी के आश्रित नहीं थे। जानने वालों की संख्या तानसेन जी को लोग ज़्यादा जानते थे, हरिदास जी को कम। जबकि नॉलेज, ही वॉज नॉट इवन अ फ्रैक्शन बिफोर हिज गुरु। तानसेन जी कहते हैं आई एम नॉट इवन अ फ्रैक्शन, मैं अपने गुरु के एक अंश मात्र नहीं हूँ। लेकिन पैट्रोनाइजेशन एंड रिकग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट वो उन्हें समाज का मिला था, इसलिए कम ज्ञान वाला व्यक्ति ज़्यादा स्थापित था ज़्यादा ज्ञान वाले से। तो जब एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है तो भी एम्पावरमेंट नहीं होता। लेस ग्रूमिंग, टाइम टू टाइम ग्रूमिंग होनी चाहिए। इन सर्विस ट्रेनिंग, टॉक विद द सीनियर टीचर्स, टॉक विद द प्रिंसिपल, टॉक विद द पीयर ग्रुप्स, टॉक विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड, नो ट्रेनिंग वर्कशॉप एट्सेट्रा। कभी ट्रेनिंग वगैरह ही नहीं होती एम्पावरमेंट की, हमने कभी सोचा ही नहीं। अब पहली बार काशी प्रांत का यूट्यूब चैनल बना है, ये एम्पावरमेंट का साधन हो गया, इससे पहले नहीं था। लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भी हमें डिस्करेज करता है। हम बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 40 बच्चों की है, प्रॉपर न फर्नीचर है, न प्रॉपर बोर्ड है, बैठने के लिए एकोमोडेशन नहीं है, पंखा नहीं है। तो मिनिमम सुविधाएं जब होती हैं, नहीं होती हैं, तो भी चाहते हुए भी टीचर एम्पावर्ड नहीं हो सकता। अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, किसी व्यक्ति को, अच्छे टीचर को जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, वो अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो रोज़ पढ़ा रहे हैं, रोज़ अभिभावक हैं, लेकिन जब तक ब्लॉक लेवल पे कभी उनकी टॉक नहीं हुई तो वो सोचेंगे अब क्या करना, बच्चों भर के लिए पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनका एम्पावर्ड हो जाते हैं, वो एम्पावर्ड हो जाते हैं तो अगली प्रेजेंटेशन और बढ़िया तैयार करते हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म शुड बी अवेलेबल। अध्यापक के एम्पावरमेंट के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म भी मिलनी ही चाहिए। बाउंडेशन ऑफ बाउंड्रीज, ये भी एम्पावरमेंट में सबसे बड़ी बाधा है कि आपको इस हद में ही रहना है। 35 मिनट से ज़्यादा पढ़ा दिया तो समस्या, गिवन क्वेश्चन से ज़्यादा दे दिए तो प्रॉब्लम। इसके कारण से भी when we are limited to the boundaries of instructions and rules, we are not empowered. Motivation, vital for teachers' empowerment. Motivation, sources of motivation, management principle, self-gained, target, results and achievement. Empowerment is the first stage of motivation. जब हम एम्पावर्ड हैं तो मोटिवेटेड होंगे, मोटिवेशन होने से भी द प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल साहब भी हमें मोटिवेट करेंगे, मैनेजमेंट मोटिवेट करेगी, और अल्टीमेटली आई विल मोटिवेट माई सेल्फ, एंड सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। टारगेट, रिजल्ट्स, अचीवमेंट, ये तो हमारे फिजिकल चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, लेकिन ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। जब टारगेट और रिजल्ट्स अचीव हो जाते हैं
तो यस, आई हैव डन दिस 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 एंड आई विल बी मोटिवेटेड। रोल ऑफ द मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी फ्रेमिंग, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एक्सपोजर, ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। ये एम्पावरमेंट के लिए, जैसे किसी भी व्यक्ति का एम्पावरमेंट कब होता है स्कूल लेवल में टीचर्स का, जब इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट हो, ऑप्टिमम हो। पॉलिसी फ्रेमिंग, तो NEP 2020 में पॉलिसी हैज़ बीन फ्रेम्ड वेरी गुड, बट द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज नॉट अप टू द मार्क। तो अब जब सब जगह कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी सबके लिए अनिवार्य हो गई, तो आप देखेंगे ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक केवल 27 और 28% लोग हैं जो कनेक्टर्स, इंटरनेट कनेक्शन से हैं। लगभग 40% लोगों पे भी मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन। तो कहाँ से एडवांसमेंट होगा? एम्पावरमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। रोल ऑफ द प्रिंसिपल, अभी मैनेजमेंट की बात थी। एम्पावरमेंट of the teachers by the principal. As we know that principal and management are the direct and big sources of empowerment. तो प्रिंसिपल के द्वारा विद्यालयों में टीचर एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है? वो है गुड डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। जैसे अभी इससे पहले बात हुई थी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जब हम सभी किसी व्यवस्था का, किसी नीति के अंग बन जाते हैं, देन वी फील एम्पावर्ड। प्रिंसिपल एनेबलिंग देम फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। सेकेंड ड्यूटी ऑफ द गुड प्रिंसिपल इज टू एम्पावर द टीचर्स टू एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन। उनकी जब सहभागिता प्रधानाचार्य के द्वारा हो जाती है कार्यक्रमों में, गतिविधियों में, चाहे वो कोई कार्यक्रम है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, चाहे वो कोई इवेंट है, जब सभी अध्यापक प्रधानाचार्य जी के द्वारा पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज किए जाते हैं, तो वो लगता है यस माय प्रिंसिपल हैज सेड, अरे प्रधानाचार्य जी ने ये काम दिया है, मैनेजमेंट ने ये काम दिया है। तो दिस क्रिएट्स एन एम्पावरमेंट। इससे भी हमारा मनोबल बढ़ता है, सशक्तिकरण होता है। एक्नॉलेजमेंट, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। मैंने हरिदास जी महाराज का और उनका तानसेन जी का उदाहरण दिया। तानसेन जी महाराज कम जानते थे, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, एक रिकग्निशन मिली थी सम्राट की, एक पैट्रोनाइजेशन, रिकग्निशन एंड प्लेटफॉर्म। इससे तानसेन जी बिकेम मोर पॉपुलर देन दैट ऑफ स्वामी हरिदास जी। हरिदास जी महाराज से ज़्यादा तानसेन जी प्रसिद्ध हो गए क्योंकि मंच था। वैसे ही किसी टीचर को यदि एम्पावर्ड करना है तो उसको एनकरेज करना पड़ेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा। अरे राइटिंग हो तो अमित जैसी, भाषण हो तो सुमित जैसा, और बच्चों के बीच में टीम बिल्डिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों तो रमन जैसी। ये जब एक्नॉलेजमेंट टीचर्स का इंडिविजुअली होने लगता है तो निश्चित रूप से एम्पावरमेंट होता है। Four important factors of empowerment. First one, laissez-faire. Laissez-faire, we should dream in another world. जब हम बियॉन्ड बाउंड्री ड्रीम कर लेते हैं, फेयरी टेल्स लाइक, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि यस आई हैव गॉन थ्रू द न्यू इमेजिनेशन। ट्रांजैक्शनल, कोई चीज़ है आई नो बट आई कैन नॉट डिलीवर। कोई ज्ञान है, कोई संसाधन है, कोई स्किल है, जब तक इसका ट्रांजिशन नहीं होगा, जब तक इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक एम्पावरमेंट नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीज़ सीखी है उसको रिफॉर्म करना, फिर ट्रांसफॉर्म करना और उसके बाद परफॉर्म करना। तो रिफॉर्म, रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, देन परफॉर्मेशन। जब ये क्रम रहता है कि किसी चीज़ को हमने पहले रिफॉर्म किया, एवरी डे देयर इज गैप ऑफ रिफॉर्म,
एवरी डे एट एवरी मोमेंट, हमेशा किसी न किसी वस्तु में कोई न कोई सुधार की गुंजाइश रहती ही है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, जब आप रिफॉर्म करते हैं तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन फिर परफॉर्म। जब परफॉर्म हो जाता है, टीचर जब उसको परफॉर्म कर लेता है रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बाद, तो उसका एम्पावरमेंट हो जाता है। मैक्रो अप्रोचेस, ये पहले आ चुका है। माइक्रो अप्रोचेस जो होती हैं वो छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा कर देती हैं। उदाहरण के लिए प्रधानाचार्य जी ने कोई रिमार्क लिख दिया डायरी पे, कृपया पुनः लेख में सुधार करें। अगर हमारी माइक्रो अप्रोच होगी, अरे तो साहब प्रधानाचार्य जी के लिए गांठ बांध ली हमने, उसी समय अपना मन मस्तिष्क खराब कर लिया, विषाक्तता से परिपूर्ण कर लिया। और जब मैक्रो सोच होती है, कोई बात नहीं, प्रधानाचार्य जी हैं, उनका काम है, कोई न कोई कमी रह गई होगी, इस रिमार्क को मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ कमी है। तो मैक्रो अप्रोच वाले ने तो सुधार कर लिया, माइक्रो अप्रोच वाले ने तनाव उधार ले लिया। तो जब मोटिवेटेड होता है व्यक्ति तो उसकी अप्रोच माइक्रो नहीं होकर के मैक्रो हो जाती है। अब टीचर डेवलपमेंट सेल, अगर टीचर्स को और एम्पावर्ड करना है स्कूल लेवल पे, तो ये सभी टीचर्स का काम है। केवल प्रधानाचार्य मैनेजमेंट हमें एम्पावर करेगी या अभिभावक करेंगे या बच्चे करेंगे, केवल एक पीयर ग्रुप से काम नहीं चलता है। इसलिए एम्पावरमेंट के लिए एक सेल बनाइए, कंप्राइजिंग फ्यू टीचर्स टू वर्क इन डायरेक्शन ऑफ टीचर डेवलपमेंट। अगर टीचर्स को लॉन्ग टर्म एम्पावर्ड रहना है, लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड रहना है, तो टीचर्स का एक ग्रुप बने, वो एक्टिविटी प्लान करें। टीचर ही मैनेजर हों, टीचर ही इनवाइटी हों, टीचर्स ही इनवाइटेड हों, टीचर्स ही इवेल्युएशन करें। क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्रंट हमें मिलता नहीं। जब फ्रीक्वेंट फ्रंट नहीं मिलता है तो हमारा एम्पावरमेंट विद द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाता है। इसलिए स्कूल लेवल पर टीचर्स की सेल बनाई जाए। जब टीचर्स उस सेल, उस मंच के द्वारा, उस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सबको एम्पावर करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। फंक्शन ऑफ टीडीसी, टीचर डेवलपमेंट कमेटी। टीडीसी, टीचर डेवलपमेंट कमेटी, रिमूविंग टीचर्स आइसोलेशन स्टैग्नेशन। देखिए कितना सुंदर बात है। जब टीचर्स टीडीसी होगी, टीचर्स डेवलपमेंट कमेटी स्कूल में होगी, तो हमें न प्रधानाचार्य जी का इंतजार करना, न मैनेजमेंट का, न किसी और अधिकारी का, वो हमारे स्टैग्नेशन को हटाती रहेगी। आइसोलेशन एंड स्टैग्नेशन किल द एम्पावरमेंट। जब हम अकेले अकेले रहते हैं, जब हम पुरानी बातों में फंस जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, तो कभी एम्पावर्ड नहीं हो सकते। इसीलिए इस टीडीसी के द्वारा आइसोलेशन और स्टैग्नेशन को हटाने की बात है। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ फॉर द टीचर्स डेवलपमेंट, ये स्कूल में ये टीचर्स डेवलपमेंट सेल होगी, ये एक्टिविटीज़ करती रहेगी, छोटी बड़ी जैसी भी हैं, उससे लगातार एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो एम्पावरमेंट बना रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग ओपन हाउस डिस्कशन, ओपन हाउस डिस्कशन, महीने में एक बार सबकी बैठक होगी, उसमें स्कूल के डेवलपमेंट के 5 विषयों पे बातचीत होगी, सबके खुले सुझाव आएंगे, बाद में उसको हम पेन से उसको एक पेपर में कन्वर्ट करके फिर आगे का रोड मैप बना लेंगे। शेयरिंग केयरिंग अमंग द टीचर्स, दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। टीचर्स आपस में शेयर केयरिंग करें। आपने देखा होगा सभी जगह शेयरिंग केयरिंग है, डॉक्टर की, नर्सेज की, कंडक्टर की, ड्राइवर की, पर टीचर्स की शेयरिंग केयरिंग नहीं है। तो टीचर को लाइक करेंगे, इसके लिए ये टीडीसी का गठन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही अर्थों में एम्पावर्ड होना चाहते हैं तो वी शुड क्रिएट टीडीसी, स्कूल में टीडीसी जरूर हो।